वीवो जैसी कंपनी इंडिया में नंबर 1 बन गई है, लेकिन वीवो के साथ बात ये थी कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स भी निकालते हैं, लेकिन कई बार कुछ गलत चीजें भी करते हैं। तो सोचा इस वीडियो के अंदर ये देखें क्या वीवो जैसी कंपनी क्या सही कर रही है और क्या गलत कर रही है, ताकि कंज्यूमर को ना एंड में आपको एक बेनिफिट और एक अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिले। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि वीवो के फोन्स इंडिया में क्यों बिकते हैं। देखो वीवो की जो प्रेजेंस ऑफलाइन में बहुत ज्यादा है, ऑफलाइन के अंदर जो सेल्समैन होते हैं वो वीवो के फोन्स बहुत ही ज्यादा पुश करते हैं, जिस कारण से वन ऑफ द मेजर फैक्टर सेल्स का उधर से आता है। लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन भी लोग काम करते हैं और एडवर्टाइजिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इन द एंड प्रोडक्ट पर भी काम किया जाता है, जिस कारण से लोगों को इनके प्रोडक्ट पसंद आए और बार बार खरीदते रहे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों को जानना जरूरी है। वीवो के प्रोडक्ट जो रहते हैं वो स्लिम रहते हैं, डिजाइन अच्छा रहता है, देखने में अच्छे लगते हैं, जिस कारण से ऑफलाइन में इनकी प्रेफरेंस काफी ज्यादा अच्छी रहती है। इसके साथ ही हाल ही में बैटरी के अंदर भी इन्होंने काम किया कि ज्यादा बड़ी बैटरी लाइफ यहाँ पे निकाल कर देंगे, तो वो भी एक प्लस पॉइंट यहाँ पे रहा है। और वीवो की मल्टीपल सीरीज आती है, चाहे मैं बात करूं उनकी वी सीरीज की जो काफी ज्यादा बिकती है, जहां पे ये लोग अपने मोबाइल फोन्स के अंदर कैमरा पे फोकस करते हैं। और हाल ही में वेडिंग सीजन के हिसाब से वेडिंग फोटोग्राफी के हिसाब से अपनी वी सीरीज के फोन्स को निकाला था। इसके साथ ही इनकी टी सीरीज मुझे काफी अच्छी लगती है, जिसके अंदर ये लोग एक अच्छी क्वालिटी का हाई एंड प्रोसेसर बिल्ड करते हैं, जिसका मतलब है कि आपको एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाएगी और एक अच्छा खासा ओवरऑल एक्सपीरियंस मिल जाएगा। फिर इनकी वाई सीरीज आती है जो इतनी ज्यादा खास होती नहीं है और मोस्टली वाई सीरीज के प्रोडक्ट होते हैं इनके ओवर प्राइस। इसके बाद इनकी एक्स सीरीज आती है जो इनकी प्रीमियम टॉप ऑफ द लाइन सीरीज होती है, जो हाल ही में वॉल्यूम के मामले में इतना ज्यादा नहीं बिक रही है कि एप्पल को टक्कर दे दे, सैमसंग को दे दे, लेकिन फिर भी एक्स सीरीज का जो कैमरा इंटीग्रेशन किया है उस कारण से लोग मार्केट में बहुत अच्छा सर्वाइव करते हैं। और सरप्राइजिंगली जो Xiaomi जैसी कंपनी से अगर मैं कंपेयर करूं या ओप्पो से कंपेयर करूं तो उसके कंपैरिजन में एक्स सीरीज यहाँ पे चल जाती है। लास्ट ईयर एक्स फोल्ड निकाला था उन्होंने, ठीक ठाक फोन था, वो भी यहाँ पर बिका। और वही बात करें वीवो की जाइस वाली जो पार्टनरशिप है, वो मार्केट में इस समय सबसे बेहतरीन पार्टनरशिप है किसी भी कैमरा ब्रांड और स्मार्टफोन ब्रांड के अंदर। यानी कि Xiaomi की और लाइका की पार्टनरशिप इतनी अच्छी नहीं चली, ओप्पो वन प्लस ने हैसलब्लड के साथ करी थी, वो नहीं चली, लेकिन जाइस वाली जो चीज है ना वो काफी कमाल की है। और वीवो की सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आज के समय में उसके कैमरास है। एक्स सीरीज के कैमरास काफी अच्छे थे, फिर ये लोग वी सीरीज के भी इन्होंने कैमरास काफी अच्छे कर दिए। और देखा जाए तो इन्हीं कुछ फंडामेंटल चीजों के कारण वीवो के फोन्स मार्केट में बिकते हैं और लोगों को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो वीवो की इतनी ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आती। नंबर 1 चीज के बारे में बात करेंगे तो वो होगी इसका सॉफ्टवेयर में फन टच ओएस आता है। और आप लोगों को पता है कि फन टच ओएस पहले iOS जैसा दिखता था, फिर काफी अच्छे तरीके से इवॉल्व हो गया। लेकिन आज के समय में जब दूसरी कंपनीज अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ज्यादा बेटर कर चुकी है, वहीं वीवो का ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पे लैग करता है। यानी कि इन टर्म्स ऑफ यूआई ब्लोटवेयर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। यहाँ पे आपको यूटिलिटीज, ब्लोट्स, गेम्स, कई सारी फालतू की एप्स देखने को मिलती है। इवन यहाँ पे इनका जो भी आता है, जैसे वो एआई असिस्टेंट कहते हैं, भले उसमें एआई कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती प्रमोट करना वो सही नहीं लगता। इवन मैंने देखा है कि इनके ओरिजिन ओएस बहुत सही है, बहुत सारे फीचर के साथ आता, लेकिन उसके कुछ ही एलिमेंट सिर्फ फन टच ओएस पे ले आए। मेरे हिसाब से फन टच ओएस का नाम भी थोड़ा अजीब लगता है, इसको थोड़ा डिच करके ओरिजिन ओएस का ग्लोबल वर्जन ले आना चाहिए, या फिर इसी ओएस को अगर नाम सेम रख रहे तो इसको बिल्कुल ही अच्छा कर देना चाहिए। कई सारे लोग इसको फनलेस ओएस भी कहते हैं। वेल, ये भी चीज रहती है, लेकिन इसके सॉफ्टवेयर में यहाँ पे सच में काम करने की जरूरत है। इसके बाद जहां काम करने की जरूरत है वो है इसकी अपडेट्स। अपडेट के अंदर मान लो एक्स सीरीज को अपडेट अच्छे मिल जाते, कई मामलों में वीवो के फोन्स को जल्दी अपडेट मिले, मैं बात मानता हूँ। लेकिन जब लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात आती है, लंबा अपडेट देने की बात आती है, तो गूगल, सैमसंग बहुत आगे निकल जाते हैं। और कोई अगर 80-90 हजार का फोन खरीद रहा है यार, तो कम से कम 5 साल 6 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट एक्सपेक्ट कर रहा है। वो जमाना गया 3 साल 4 साल के अपडेट मिलते थे। लोग 3-4 साल के अपडेट तो अपने 20-25 हजार के फोन से डिमांड करते हैं। मैं बात करूं 5 साल 6 साल की, क्योंकि 80 हजार का फोन आप 5 साल 6 साल तो आप चला ही सकते हो, इवन उससे ज्यादा भी चला सकते हो। तो वो एक चीज है यहाँ पे काम करने वाली। इसके साथ अगली प्रॉब्लम ये है कि अपडेट आप अपने चलो प्रीमियम फोन में जल्दी लेके आ रहे हो, लेकिन जो फोन जो मेजोरिटी में बिक रहे हैं वी सीरीज और टी सीरीज के फोन्स, वहां पे अपडेट की फ्रीक्वेंसी और बेटर करनी चाहिए और अपने अफोर्डेबल फोन्स को भी जल्दी से जल्दी प्रायोरिटी पे अपडेट देना चाहिए। ये एक सजेशन है। इसके साथ बात यह कि आप अपने फोन्स को इंडिया में बनाते हो, इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हो, बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन इन फोन्स की रीसेल वैल्यू मार्केट में नहीं है। ये बात मेरे को कई सारे लोगों ने बोली कि वीवो के
फोन से ज्यादा बेटर रीसेल वैल्यू आपको कई बार Xiaomi या Samsung में मिल जाती है। तो Samsung में सोच सकते हो एक प्रीमियम ब्रांड है, लेकिन Xiaomi की भी रीसेल वैल्यू है मार्केट में, लेकिन Vivo के फोन्स की रीसेल वैल्यू आज भी मार्केट में उतनी ज्यादा नहीं है। और इसके बाद अगली चीज है कि ऑफलाइन स्पेस के अंदर आपके फोन को जबरदस्ती पुश किया जाता है। देखा जाए तो ऑफलाइन में फोन की अवेलेबिलिटी होना आसान है, लेकिन जबरदस्ती लोगों को चिपकाना फोन ये थोड़ा सा गलत लगता है। और एडवर्टाइजिंग भी बहुत ज्यादा हो जाती है कई बार Vivo के फोन्स की, और ओप्पो ये दोनों एडवर्टाइजिंग में बहुत खर्च करती है। लेकिन सीधी बात है कि प्रोडक्ट पे अगर ज्यादा स्पेंड किया जाए बजाय की एडवर्टाइजिंग पे, एक अच्छी बात रहेगी। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज जो Vivo के साथ मेरे को लगी वो लगी कि ये iQOO जैसा ब्रांड इन्होंने क्रिएट किया। लेकिन जब मैं देख रहा था तो iQOO को इंडिया में आए हुए 5 साल हो चुके, लेकिन अभी भी ये जो ब्रांड रहता है ना मेन स्ट्रीम नहीं हो पाया। क्योंकि अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मोबाइल फोन खराब बनाता है iQOO के फोन काफी अच्छा। iQOO 12 अभी 30,000 का आ रहा था, मैंने लोगों को रिकमेंड किया भाई ये फोन अच्छा ले लो, लेकिन लोगों का फीडबैक आया ये कौन सी कंपनी है, iQOO कोई नाम होता है। और मेरे को लगता है कि Vivo को ना iQOO के अंदर थोड़ा काम करना चाहिए, इसकी ब्रांडिंग सही करनी चाहिए। गेमर्स वगैरह के बीच में तो चलो पॉपुलर है, लेकिन ऑफलाइन में भी बोला था अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन वो प्रेजेंस नहीं है। अगर Vivo अपना ऑफलाइन नेटवर्क का यूज करके थोड़ा iQOO की ब्रांडिंग कर दे तो सच में यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। ये एक चीज है। इसके साथ ये बोलना चाहूंगा iQOO को जब ध्यान में आता है तो iQOO की Z सीरीज और Vivo की T सीरीज टोटली सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। दोनों के फोन में सिर्फ ब्रांडिंग का फर्क है। एक बार तो ये हुआ था कि iQOO का फोन अनबॉक्स कर रहा हूँ, फोन को चालू कर रहा हूँ, Vivo का नाम लिखा आ रहा है। इस तरीके की चीजें भी यहाँ पे हुई है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कुछ फंडामेंटल चीजें जिसे Vivo और iQOO को यहाँ पे थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता कि Vivo iQOO सिमिलर या एक जैसे प्रोडक्ट निकाले, दोनों इंडिपेंडेंटली अलग अलग होकर थोड़ा सा काम करें और ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करे जो रहता है। अब iQOO की Neo 10R ये जो सीरीज आती है वो सेपरेट रहती है और जो फ्लैगशिप रहता है वो सेपरेट रहता है, वहां तो सही है। Z सीरीज जो iQOO की सबसे ज्यादा बिकती है वहां पे चेंजेस कर सकते हो। T सीरीज के साथ जो रिजेंबलेंस रहती है वो कम करें, यानी कि अगर एक फोन T सीरीज में निकाल रहे हैं तो उसको Z सीरीज में ना निकाले, और Z सीरीज में कोई फोन आ रहा है तो T सीरीज में ना निकाले। ये मैं चाहूंगा यहाँ पे ओवरऑल। इसके साथ ये भी बोलना चाहूंगा कि Vivo के साथ एक दिक्कत है कि MediaTek के प्रोसेसर्स पे बहुत ज्यादा रिलाई किया जाता है और अपने V सीरीज के अंदर बहुत ही वीक प्रोसेसर्स को दिया जाता है। अब V सीरीज का मेजर फोकस कैमरा, लेकिन अगर 30-35 हजार रुपए का अगर फोन ले रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि उसके अंदर एक अच्छा स्टोरेज है, UFS 3.1 एक बेटर प्रोसेसर हो, क्योंकि प्रोसेसर से एक फोन की लाइफ डिसाइड होती है। कैमरास तो चलो आपने एक बार को यूज कर दिया, कैमरास एक इंसान हर बार यूज नहीं करेगा, लेकिन मोबाइल फोन को चलाएगा, उसका इंटरफेस यूज करेगा, उसके अंदर एप्स रन करेगा, मल्टीटास्किंग करेगा, इन सब चीजों के लिए। और यही लगता है कि यहाँ पे इन्हें काम करना चाहिए। इवन जो X सीरीज आती है उसमें मोस्टली फोन्स के अंदर MediaTek आता है। लास्ट ईयर फोल्ड में स्नैपड्रैगन आया था, लेकिन फिर भी जो X सीरीज में जो MediaTek आता है वो इतना ज्यादा वर्दी मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में ये लोग अपने प्रो मॉडल में स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप लाए, 8 एलीट लाए, मजा आ जाएगा। क्योंकि डेफिनेटली स्नैपड्रैगन आने से प्रीमियमनेस आएगी, फोन लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट भी ले पाएगा, क्योंकि हाल ही में डिसाइड किया है स्नैपड्रैगन और गूगल ने कि 8 सीरीज के फोन्स के अंदर वो लोग 8 इयर्स तक अपडेट प्रॉमिस कर सकते हैं कंपनीज अगर करना चाहे तो। इस तरीके के फीचर्स आएंगे, ऊपर से कनेक्टिविटी आपको बेटर देखने को मिलेगी। और हाँ, आपको बात बता सकता हूँ, स्नैपड्रैगन MediaTek के बारे में बात कर रहा था तो MediaTek स्नैपड्रैगन में एक कंपैरिजन करे तो ISPs जो रहते हैं वो स्नैपड्रैगन के बेटर रहते हैं, तो इनडायरेक्टली फोटो में भी हेल्प करेगा। लेकिन फिर बोलेंगे कि Vivo वाले MediaTek का यूज करके भी बेटर फोटोग्राफ ले लेते हैं, उसका आंसर है उनकी V सीरीज की चिप आती है, V2 चिप, V1 चिप आपने सुना होगा। ये चिप इमेज प्रोसेसिंग में बहुत हेल्प करती है, जिस कारण से लोग काफी अच्छी रिजल्ट्स डिलीवर कर पाते हैं और इनके एल्गोरिथम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ना स्नैपड्रैगन के साथ कंबाइन करके इसको और एक नेक्स्ट लेवल ले जाया जा सकता है। इसके साथ ही देखा जाए तो Vivo के बारे में यही फीडबैक था मेरा, जिससे कंपनी थोड़ा बेटर कर सकती है, फोन से यहाँ पे सही कर रही है और इसी तरीके से काम करती रही तो एक बहुत अच्छा कंपटीशन बन सकती है। लेकिन हाँ, वैल्यू फॉर मनी वाले सेगमेंट को भी यहाँ पे कंसिडर करने की जरूरत है। और मोस्टली मैं मानता हूँ कि ऑफलाइन में जो सेल्स पुश मिलता है और जो एडवर्टाइजिंग मिलता है, इसी के कारण ये लोग नंबर 1 बने। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ चीजें ऊपर नीचे हो गई और कोई प्रोडक्ट ऊपर नीचे चला गया, कोई सीरीज ऊपर नीचे चली गई, लॉन्ग टर्म में सेल्स वगैरह में इफेक्ट वगैरह हो सकता है इसका। तो यही चीज है, क्योंकि इन द एंड मैं ये मानता हूँ काफी हद तक सच भी है कि एडवर्टाइजिंग से बेटर ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाओ, क्योंकि इन द एंड लोग एडवर्टाइजिंग से प्रोडक्ट के ऊपर अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो प्रोडक्ट रहता है वो ही अगर खराब है तो क्या करे। तो हाँ, प्रोडक्ट्स अगर बेटर मिलते रहे, अपडेट्स मिलते रहे, सॉफ्टवेयर इंप्रूव होता रहे, तो ही एक अच्छी चीज रहेगी। अगर आप लोग इस बारे में कोई और पॉइंट ऐड करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, अपनी जो बात है नीचे कमेंट में कह सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।